इंसान को एआई से खतरा नहीं है, बल्कि इंसान को इंसान से खतरा है। और इसीलिए फिर इंसान को एआई से खतरा हो जाता है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को एआई के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि इंसान को बंदूक से खतरा नहीं है, बल्कि इंसान को बंदूक चलाने वाले इंसान से खतरा है। तो फिर सवाल है कि एआई का अधिकतम उपयोग करते हुए इसके नुकसान से कैसे बचा जाए। तो जवाब है, इंसानों के बीच विश्वास बढ़ाया जाए। इतिहास से अब तक बहुत सारे इंसान के बीच में विश्वास की कमी के कारण युद्ध हुए और बहुत लोग मारे गए, लेकिन इंसान ने सामूहिक प्रयास के साथ, विश्वास के साथ आज तरक्की भी किया है, बहुत ज़्यादा विकास किया है और अब बहुत तेज़ी रफ्तार से विकास कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एआई इंसान के लिए खतरा बन सकती है यदि इंसानों के बीच विश्वास की कमी ज़्यादा हो जाए तो इस विश्वास को बढ़ाकर हम एआई का भी सदुपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए वैश्विक सद्भावना की जरूरी है। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जापानी नियमन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं और जापान कैसे इसका रणनीतिक प्रयोग कर रहा है। देखिए, 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुकी है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा हो, न्याय हो, जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने इसे केवल तकनीकी नवाचार नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक विमर्श का भी केंद्र बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में मई 2025 में जापान ने एक ऐतिहासिक कानून एआई से संबंधित तकनीकों के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अधिनियम पारित किया, जो वैश्विक एआई नियमन ढांचे में एक विशिष्ट दार्शनिक बदलाव का संकेत देता है, जिसका सार है उत्तरदायित्व लेकिन कठोरता के बिना। सामान्यतः आप देखे होंगे कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, अनेक तरह के नियम के माध्यम से किसी भी तरीके की इनोवेशन को, नयापन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, जिसके कारण उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जापान की सरकार ने मध्यम रास्ते को अपनाया है, अर्थात हम इंसान जब किसी आविष्कार को जन्म देते हैं तो हमारे लिए विकास और विनाश दोनों लेकर आता है, क्योंकि हर घटना के दो पहलू हमेशा होंगे। इसी में जरूरत पड़ती है संतुलन की माध्यम रास्ते की, जिसे बुद्धा जैसे विद्वानों ने बेहतर ढंग से समझाया है। और जापान जैसे देश इस रास्ते को हमेशा सही ढंग से अपनाते हैं, जैसे कि इस कानून से समझा जा सकता है। तो आइए अब समझते हैं नवाचार बनाम नियमन को। विश्व के विभिन्न दृष्टिकोणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं और देश के प्रमुख देशों, संघों को हम उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। जैसे यूरोपीय संघ ने 2024 में पारित अपने एआई अधिनियम में जोखिम आधारित प्रणाली अपनाई है। एआई को अस्वीकार्य से न्यूनतम जोखिम तक वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उपयोग ना करें और न्यूनतम जोखिम के साथ इसको उपयोग करें। उच्च जोखिम वाली एआई के लिए कड़े प्रतिबंध और दंड निर्धारित किए हैं। यहाँ पे आप समझिए, हो क्या रहा है कि कड़े प्रतिबंध हो रहे हैं और दंड निर्धारित किए जा रहे हैं। यह क्या है? विकास में एक हर्डल उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो अभी भी एक स्पष्ट कानूनी ढांचा विकसित कर रहा है अमेरिका, जहां एआई डिस्क्लोजर एक्ट के माध्यम से पारदर्शिता और एजेंसियों को नियमन का अधिकार देने की कोशिश हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी नेतृत्व में रणनीतिक निवेश और लक्ष्य आधारित प्रयोगों का मार्ग को अपनाया है। इन सभी के बीच जापान ने एक इनोवेटिव फर्स्ट दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नियमन के स्थान पर समन्वय, कोऑपरेट करना, सहयोग करना, मिलजुल कर चीजों को बढ़ाना और दंड के स्थान पर दिशा निर्देश और कानूनी अनुशासन के बजाय स्वैच्छिक आचरण को प्राथमिकता दी गई है। तो जापान में आप हमेशा देखेंगे जो लोगों के बीच में एक समन्वय है, समझ है, वो काफ़ी बेहतर होती है। कहीं साफ सफाई हो, डिसिप्लिन हो, यह जापान में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस जापानी कानूनी की विशेषता क्या है? इसमें नवाचार को प्राथमिकता दिया गया है, राष्ट्रीय एआई मुख्यालय की स्थापना किया गया है, कैबिनेट के अंतर्गत एक रणनीतिक निर्माण संस्था बनाई गई है, राष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना। उसके बाद राष्ट्रीय एआई योजना बनाई गई है, अनुसंधान हो, औद्योगिक प्रयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो और जन शिक्षा को समाहित करती है यह राष्ट्रीय एआई योजना। स्वैच्छिक भागीदारी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि इंसानों को स्वैच्छिक रूप से चीज़ों को बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय, निजी कंपनियां और आम जनता सभी को सहभागी की भूमिका दी गई है, यानी कंट्रोल करने के बजाय हर पार्टी को, हर लोगों को इसमें सहयोग की भावना विकसित करने का प्रयास
प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेहतर होगा। जब इंसान में किसी भी चीज़ को लेकर समझ गहरी हो जाएगी कि किसी चीज़ का क्या उपयोग है, सदुपयोग है, क्या दुरुपयोग है, तो वो ज़्यादा अस्थायी और परमानेंट और बोल सकते हैं कि दूरदृष्टि के उपयोग से वो ज़्यादा बेहतर होगी। ना तो उसके बाद न्यूनतम कानूनी हस्तक्षेप यहाँ किया गया है, ना तो जोखिम वर्गीकरण किया गया है, ना ही दंड का ज़्यादा प्रावधान किया गया है। इस प्रकार जापान का मानना है कि अत्यधिक नियम नवाचार को बाधित करते हैं और यदि संस्थागत विश्वास मौजूद हो तो स्वैच्छिक उत्तरदायित्व भी प्रभावी नियमन का विकल्प बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे स्वैच्छिक उत्तरदायित्व, सवाल है कि जापान में यदि लोग अनुशासन के साथ रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो क्या दुनिया के तमाम इस पृथ्वी पर मौजूद सभी देश, सभी लोग इस तरीके से स्वैच्छिक उत्तरदायित्व निभाने में क्या सक्षम है, उतने विकसित और उनकी समझ गहरी है? इसके सकारात्मक पक्ष क्या है? समन्वय की शक्ति इस कानून में देखा जा सकता है। नवाचार को बाधित नहीं किया गया। स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थान बिना अनावश्यक डर के काम कर सकते हैं। सरकार एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है, बाधा नहीं बन रही है। ब्यूरोक्रेटिक घर्षण मतलब उसमें विरोध नहीं बन रही है। प्रक्रियात्मक जटिलताओं में मुक्त तंत्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। वैश्विक नेतृत्व का अवसर भी है जहां G7, UN जैसे मंचों पर सक्रिय भागीदारी को बढ़ाई जाएगी। तो जापान का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि नियमन केवल नियंत्रण नहीं है बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व और नैतिक भागीदारी भी हो सकता है। जापान का यह दृष्टिकोण केवल यह नहीं बल्कि हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि हर प्लेटफॉर्म पे, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है इस दृष्टिकोण का। लेकिन देखिए, चूंकि AI अभी चुनौतियों से भरी है, जापान का यह प्रयोग कितना सफल होगा वो तो बाद की बात है और देखने वाली चीज़ होगी दुनिया कैसे उस उदाहरण को अपने यहाँ लागू करती है। तो चुनौतियाँ भी है और इसमें, और इसकी आलोचना भी है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व का अनिश्चित भविष्य है कि किसको जिम्मेवार ठहराया जाए। उत्तरदायित्व की अस्पष्टता है। जब AI से नुकसान होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? जनहित की संभावित अनदेखी, पूर्वाग्रह, गोपनीयता, हनन, भ्रामक सूचना जैसी समस्याएं बिना दंड के कैसे नियंत्रण होगी? अब जापान को क्या, किस लेवल पे जापान के लोग इसमें सफल होते हैं, या देखने वाली बात होगी। सार्वजनिक विश्वास पर असर, देखिए कठोर नियमों के बिना क्या आम नागरिकों को सिस्टम पर भरोसा हो पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी विचलन हो जा रहा है। जैसे वैश्विक मानकों से मेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि जापान का यह कानून थोड़ा दूसरे AI से संबंधित कानूनों से अलग है। इसलिए यह प्रयोग गंभीर तकनीकी नवाचार के युग में अत्यधिक लचीलापन का जोखिम भी अपने साथ लाता है। भारत इससे क्या सीख सकता है? संतुलन स्थापित करना चाहिए भारत को। भारत जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के जरिए नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, जापान से महत्वपूर्ण सबक ले सकता है। जैसे फैसिलिटेटर स्टेट बने, ना कि रेगुलेटर और कंट्रोल करने वाला। सरकार को नवाचार में बाधा नहीं बनना चाहिए। प्रौद्योगिकी और नैतिकता का संतुलन बनाना चाहिए। AI के सामाजिक प्रभाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, समन्वय और जवाबदेही, तीनों के सामूहिक तौर पे इसका उपयोग किया जा सकता है। भारत को अपने AI नियमन में इन तीनों का संतुलित समावेश करना चाहिए। तो कंक्लूजन कह सकते हैं कि देखिए, एक प्रयोग जिसकी निगरानी विश्व कर रहा है, देख रहा है कि जापान का यह कानून, यह नियमन जो है वो किस लेवल पे, किस स्तर तक सफल हो पाता है। जापान का AI कानून आधुनिक तकनीकी नियमन में एक दार्शनिक प्रयोग है। यह विश्वास पर आधारित है, नियंत्रण पर नहीं। यदि यह सफल होता है तो यह दुनिया को एक तीसरा रास्ता दिखा सकता है जहां नवाचार, नैतिकता और उत्तरदायित्व बिना अत्यधिक कानूनी बोझ के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। और मनुष्य ने सह अस्तित्व के साथ, सामूहिक प्रयास के साथ आज तक बहुत सारे सफलता अर्जित की है, विकास किए हैं, तो शायद इसमें भी हो जाए। लेकिन यदि यह विफल होता है तो यह एक चेतावनी बनेगा कि बिना सुरक्षा उपायों के उन्नत तकनीकों के साथ आगे बढ़ना जोखिमपूर्ण है। अंततः जब प्रौद्योगिकी समाज के हर कोने में प्रवेश कर रही है, तब नैतिकता, शासन और प्रभावी समन्वय ही भविष्य की दिशा तय करेंगे, चाहे वो कठोर नियंत्रण से आए या जापान जैसे उत्तरदायित्व आधारित दृष्टिकोण से आए। आपका इस विषय पर क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं।